Hello everyone, welcome to Improvo Maths. My name is Vijay Tiwari, and in this channel we are going to cover entire syllabus of mathematics from class 9 to class 12. तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर जो भी पढ़ने वाले हैं वो आपका सिलेबस क्लास 9 से क्लास 12 तक का, और उसमें सारे कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। और यहाँ पर जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा उसका जो नोट्स है वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा, और उस टेलीग्राम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, जिससे आपको इजीली नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। बट कोशिश कीजिए कि जो भी मैं यहाँ पर पढ़ाऊँ उसके नोट्स आप अपने आप से बनाएं, ताकि जब आप बनाएंगे तब उनको आप रिविजन करने बैठेंगे तो ज़्यादा इसलिए आपको लर्न हो जाएगा। आप हेल्प ले सकते हैं नोट्स मेरे, जो भी मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो मैं इस लेक्चर के थ्रू क्लास 11 का सेट चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो सेट चैप्टर का नाम ही सेट है, और तो सबसे पहले हम लोग सेट के बारे में जानते हैं। व्हाट इज सेट? तो सेट क्या होता है आपको? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी यहाँ पर, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये जो वर्ड है यहाँ पर वेल डिफाइंड, सेट जो सारी कंप्लीट डेफिनेशन वो एक इसी वर्ड पर डिफाइन करती है, वेल डिफाइंड। इसका एक्चुअली मीनिंग होता है क्या वेल डिफाइंड? तो वेल डिफाइंड का बेसिक सा मतलब होता है कि ऐसी चीजें जो पर्सन टू पर्सन वेरी ना हो। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे अकॉर्डिंग उसका किसी क्वेश्चन का आंसर कुछ हो और उसी क्वेश्चन का आंसर किसी दूसरे के अकॉर्डिंग कुछ और निकले, तो वो चीजें वेल डिफाइंड नहीं कहलाती, जहां पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं, मैं बात करूं जैसे 2 + 2 4, तो मैं किसी से भी पूछूं कि 2 + 2 4 होगा, तो बिल्कुल 2 + 2 क्या होगा आपका 4 1 होगा। दैट इज वेल डिफाइंड। मैं अगर बात करूं कि यूपी स्टेट की जो कैपिटल है वो लखनऊ है, ये मेरा आंसर, ऐसा तो नहीं मेरा आंसर लखनऊ और बाकियों का आंसर कुछ और डिफर कर जाएगा। अगर ऐसा होता है तो वो फिर वेल डिफाइंड नहीं होगा। बट यहाँ पर जो है यूपी स्टेट की कैपिटल आपको क्या मिलने वाली है? लखनऊ। दैट मींस दिस इज अ वेल डिफाइंड। क्लियर? तो वेल डिफाइंड का मतलब होता है, बेसिक सीधा सा मतलब है कि ऐसी चीजें जो पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख भी सकता हूँ, यहाँ पर वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या होता है? थिंग्स विच डज नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन। ठीक है, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये आपकी वेल डिफाइंड। इसके बाद इसमें वर्ड आता है कलेक्शन। तो कलेक्शन हम लोग जानते हैं कि दो या दो से ज्यादा चीजों को अगर हम कंबाइन करें, वो जो ग्रुप फॉर्म होता है उसको हम लोग क्या नाम देते थे? कलेक्शन का नाम देते हैं। और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट वर्ड यूज किया गया है वो आपके सेट के जो एलिमेंट्स होंगे, उसमें जो मेंबर्स होंगे, उनको हम लोग ऑब्जेक्ट से बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेट की डेफिनेशन निकल के आती है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसके कुछ एग्जांपल लेके समझते हैं कि एक्चुअली मीनिंग क्या है। इससे एग्जांपल मैं यहाँ पर बात करूं कि कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो आपके आंसर क्या आएंगे यहाँ पर जो आंसर आएगा सबका ए ई आई ओ यू। अच्छा, ये तो वेरी करने वाला है नहीं, ऐसा तो नहीं कि मेरे अकॉर्डिंग वोवेल्स ही होंगे और किसी दूसरे पर्सन के अकॉर्डिंग आपका आंसर चेंज हो जाता है, ऐसा होने वाला है नहीं। दैट मीन्स ये आपका क्या है? वेल डिफाइंड। क्या हो गया ये आपका? वेल डिफाइंड। तो ये आपका सेट फॉर्म कर जाएगा। तो कलेक्शन ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स इज अ सेट। ठीक है, और इसको हम लोग जो सेट को डिनोट करते हैं वो कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, कैपिटल लेटर से ए ई आई ओ यू। और जो भी एलिमेंट्स इसमें लिखे जाते हैं वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं। इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा, कोई दूसरा ब्रैकेट हम लोग यूज नहीं करते हैं प्रॉपर सेट के कॉन्सेप्ट में। और उसको लिखने का तरीका कैपिटल
लेटर कोई भी आप यूज कर सकते हैं, डजंट मैटर, ए व्हाटएवर यू वांट यू कैन चूज एनी कैपिटल लेटर, ओके। सो और इसमें जो एलिमेंट लिखे जाएंगे वो आपके कॉमा के थ्रू सेपरेट किए, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कलेक्शन ऑफ इवन नंबर लेस देन 10, कलेक्शन ऑफ इवन नंबर, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं यहाँ पर 2 4 6 8, एक्चुअली लेस देन वर्ड यूज किया मैंने, तो लेस देन 10 यानी कि हमको 10 से कम पे ही रहना, 9 होगा नहीं, तो यहाँ पर आंसर आया हमारा 2 4 6 8। अब क्या ये एक्चुअली में सेट होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये जो वर्ड एलिमेंट्स लिखे हुए यहाँ पर 2 4 6 8, ये सबके अकॉर्डिंग आंसर सेम आने वाला है, ये आपका वेरी नहीं करने वाला, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ कहा किसी और ने कुछ कहा, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो गया, वेल डिफाइंड हो गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, वेल डिफाइंड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर। कलेक्शन ऑफ इवन नंबर लेस देन 10 इज अ सेट, इसके बाद हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, इज अ सेट। अच्छा ये तो हो गया सेट, सेट को डिस्कार्ड करना। अब यहाँ पर कुछ दूसरा एग्जांपल लेते हैं जहां से सेट की डेफिनेशन को हम लोग डिस्कार्ड कर सकते हैं कि ये आपका सेट नहीं बनेगा। चलिए यहाँ पर दूसरा जो मैं एग्जांपल ले सकता हूं वो ये है कि कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन इंडिया, ठीक है। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन इंडिया। तो अब आपके अकॉर्डिंग मेरे अकॉर्डिंग जैसे मैं बात करूं कि जैसे डॉग, डॉग से डर नहीं लगता, कैट से डर नहीं लगता, ऐसे बहुत से एनिमल्स होंगे जिससे डर नहीं लगता, बट जरूरी नहीं कि जिनसे मुझे डर नहीं लगता उनसे किसी को डर नहीं लगता। मेरे मेरे अकॉर्डिंग ये डेंजरस नहीं है, बट कोई दूसरा पर्सन है उसके लिए ये जो आपने एनिमल लिखे हैं ये आपके क्या होंगे, डेंजरस हो सकते। तो जो मोस्ट डेंजरस वर्ड है ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वैरी कर, ठीक है। डेंजरस की कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि इतना हो तो डेंजरस होगा, ठीक है। तो वेल डिफाइंड के लिए कई बार क्राइटेरिया बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये क्राइटेरिया फिक्स है उस चीज का कि इससे ऊपर होगा ही होगा, इससे नीचे होगा ही होगा, देन इट इज वेल डिफाइंड। बट डेंजरस में ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। डेंजरस हो तो आप पे डिपेंड करता है आपको चीजें डेंजरस लगती है या नहीं लगती। सो दिस वर्ड इज नॉट वेल डिफाइंड। सो यहाँ पर ये जो है आपका सेट फॉर्म नहीं करने वाला। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन इंडिया इज नॉट अ सेट, इज नॉट अ सेट, ठीक है ना। एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल ले लेता हूं, कलेक्शन ऑफ फेमस ऑथर ऑफ इंडिया, ठीक है। कलेक्शन ऑफ फेमस ऑथर ऑफ इंडिया, क्या ये वर्ड डिफाइंड है अच्छी? ये जो वर्ड फेमस है इसका कोई क्राइटेरिया नहीं, फेमस है कि नहीं। यहाँ पर हम कुछ ऑथर्स के नाम लिखेंगे, क्या पता वो हमारी जानकारी में हो कोई दूसरा ऑथर भी हो जो फेमस हो, तो यहाँ पर संभावना ये है कि जो फेमस है इसका क्राइटेरिया न होने की वजह से ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ। तो संभावना ये बनती है यहाँ पर कि कुछ ऑथर्स हमारी लिस्ट से बाहर रह सकते हैं, क्योंकि हमें जिनके नाम मालूम है हम लोग कलेक्शन में उन्हीं को रखने वाले हैं। तो दूसरे पर्सन के अकॉर्डिंग जरूरी नहीं है वो उसको मेंशन करता है कि नहीं करता अपने कलेक्शन में। तो ये जो आपका फेमस वर्ड है ये आपका सेट को डिफाइन नहीं करने वाला, ये आपका वेल डिफाइंड नहीं होगा। तो कलेक्शन ऑफ फेमस ऑथर ऑफ इंडिया इज नॉट अ सेट, इज नॉट अ, तो वेल डिफाइंड का मीनिंग आई होप कि समझ में आया होगा होता क्या बेसिकली, ठीक है। तो ये तो था सेट के बारे में, सेट होता क्या है बेसिकली, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसके डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं कि इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेट,
डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेट। तो दो फॉर्म है, पहला रोस्टर फॉर्म, इसी को हम लोग लिस्टिंग मेथड भी बोल देते हैं, लिस्टिंग मेथड। कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों का एक ही नाम हो, दोनों का एक ही मतलब है। दूसरा है आपका सेकेंड वन इज आप ये रोस्टर में करोगे एक सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। ये दो फॉर्मेट आपके यूज किए जाते हैं सेट को रिप्रेजेंट करके, ठीक है। तो पहले बात करते हैं हम लोग व्हाट इज रोस्टर, रोस्टर फॉर्म। जैसा इसका नाम है लिस्टिंग मेथड या रोस्टर फॉर्म या लिस्टिंग फॉर्म, ठीक है, कुछ भी बोल दीजिए जिसको। तो यहाँ पर हम लोग जो सेट के एलिमेंट लिखेंगे वो सारे के सारे एलिमेंट हमको लिस्ट करने पड़ेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं यहाँ पर कि कलेक्शन ऑफ इवन नंबर लेस देन 10, ठीक है। तो यहां पर मैं जो लिखूंगा यहाँ पर वो क्या होंगे हमारे एज अ सेट, हम लोग जानते हैं क्या है आपका सेट है। तो ए अब क्या एलिमेंट आने वाले हैं 2 4 6 8, यहाँ पर हमने सारे एलिमेंट लिस्ट करे हैं जो भी है, जो भी इसका आंसर होगा लेस देन 10 में 2 4 6 8, वो सारे के सारे यहाँ पर हमें लिस्ट करने पड़ेंगे। वो आपके 4 हो 5 हो 6 हो 7 हो वट एवर अमाउंट, बट यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड लिस्टिंग मेथड। तो लिस्टिंग मेथड समझ में आया कि ये हमारा जो है ये फॉर्मेट है जिसमें हम लोग सेट के सारे एलिमेंट उस करली ब्रैकेट के अंदर मेंशन करते ही करते हैं, ठीक है। ये आपका रोस्टर फॉर्म होता है। बट अगर यहीं पर मैं बात करूं सेट बिल्डर फॉर्म की, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ पर लिखा सेट बिल्डर यानी कि सेट को बिल्ड करने वाला फॉर्म। तो यहाँ पर हम एलिमेंट लिस्ट नहीं करने वाले, यहाँ पर हम लोग रूल लिखेंगे जिसके थ्रू हमको ये पता चलेगा कि एक्चुअली में इसके एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, बट वो एलिमेंट हम लोग मेंशन नहीं करने वाले, ठीक है। इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं कि एक्स सच दैट पी एक्स होल्ड, ठीक है। ये ऐसे मैथमेटिकली डेफिनेशन मैंने लिख दी यहाँ पर, इसका बेसिक मतलब मैं अभी एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। मतलब यहाँ पर एक्स ऐसे एक्स, ये जो साइन है इसको हम लोग सच दैट रीड करते हैं, सच दैट। कई बार इसकी जगह हम लोग डॉट भी लगा देते हैं, डबल डॉट, ठीक है। उसका भी मीनिंग सेम है आपका एक्स सच दैट पी एक्स होल्ड्स। क्लियर है इतना, ठीक है। इसका जैसे एग्जांपल ले लूं मैं, एग्जांपल क्या, जैसे कोई सेट है ए एक्स सच दैट एक्स इज इवन नंबर लेस देन 10, लेस देन 10। अब देखिए यहाँ पर हम लोग एलिमेंट लिस्ट करने वाले नहीं, हमने इतना लिख दिया। अब आपके दिमाग में आंसर आ गया होगा 2 4 6 8, क्लियर है। तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग क्या लिखते हैं, सिर्फ रूल मेंशन करते हैं और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या किया, ये आपका रूल लिखा हुआ एक्स इज अ इवन नंबर लेस देन 10। अब इसके बाद अगर आपको कोई बोलता है कि इसके एलिमेंट भी लिख कर दे तो आप क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू, अब ये एक्स यहाँ पर एक्स आएगा तो एक्स होगा क्या एक्चुअली में इवन नंबर 2 4 6 8, क्लियर है। 2 4 6 8 ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, उसी को कन्वर्ट कर दिया हमने लिस्टिंग मेथड, क्लियर। आगे देखते हैं, अनदर एग्जांपल लेते हैं। और जैसे मैंने एक सेट दिया आपको a इज इक्वल टू 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7, ये एग्जांपल लिया, ठीक है। अभी आप बता सकते हैं कौन सा फॉर्म लिखा होगा, हाँ? ये आपका क्या लिखा हुआ है, लिस्टिंग मेथड। इसमें आप ध्यान से देखें सारे एलिमेंट लिस्ट करे गए हैं 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 एंड 6/7, ठीक है। इसको हम लोग कन्वर्ट करने वाले हैं सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए क्या लिखेंगे उसमें सेट बिल्डर फॉर्म,
तो सेट बिल्डर फॉर्म में जैसा मैंने कहा था आपको रूल मेंशन करना होता है। क्या मेंशन करना होता है? रूल या कोई पैटर्न जो आप उस सेट के एलिमेंट्स में देख पा रहे हो। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जितना न्यूमरेटर है उससे एक एक्स्ट्रा आपको डिनोमिनेटर में मिल रहा है। न्यूमरेटर में 1, डिनोमिनेटर में एक एक्स्ट्रा 2, न्यूमरेटर में 2, डिनोमिनेटर में 3 एक एक्स्ट्रा। ठीक है, इतना तो आइडिया लग गया कि डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर से एक्स्ट्रा मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ x सच दैट कैसा है x कुछ इस तरह से x इक्वल टू जितना न्यूमरेटर में उससे एक एक्स्ट्रा डिनोमिनेटर। ठीक है, बट इससे बात बनने वाली है नहीं, अभी हमारा पूरा आंसर हुआ नहीं है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें न्यूमरेटर में जो नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, ये एक्चुअली नंबर है क्या? काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर को हम लोग बोलते हैं। तो ये आ कहां से रहे हमारे? एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कहां से आ रहे हैं? नेचुरल नंबर से आ रहे हैं। और यहाँ पर और एक छोटी चीज लिखनी पड़ेगी हमको, एन, एन पे रिस्ट्रिक्शन है। क्या है रिस्ट्रिक्शन? एन लेस देन और इक्वल टू 6। एन आपको 6 से एक्सीड नहीं करने वाला, 6 तक जाएगा और 6 से एक्सीड नहीं करेगा। ठीक है, इतना समझ में है। यहाँ पर एज इक्वल टू, अब आप ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर एन की वैल्यू आप 1 से एक एक करके भाई 1 2 3 4 आपको सेम एलिमेंट मिलते जाएंगे। कैसे? जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए एन अपॉन एन प्लस 1, एन इक्वल टू जो 1 होता है तब यहाँ पे लगाइए 1 और ये 1 प्लस 1 दैट इज 2। एन इक्वल टू 2 रखिए तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन 2 प्लस 1 दैट इज 2 अपॉन। ठीक है, यहाँ पर ऐसे आप एन इक्वल टू 3 रखेंगे तो 3 अपॉन 4 आ जाएगा, एन इक्वल टू 4 रखेंगे तो 4 अपॉन 5 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद और एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे अनदर एग्जांपल क्या होने वाला है यहाँ पर, a is equal to 1 upon 2 upon 5, 3 upon 10, 4 upon 17, 5 upon 26। वीडियो को पॉज करके थोड़ा इसका रूल समझने की कोशिश कीजिए कि एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखें, न्यूमरेटर में तो काउंटिंग चल रही है 1 2 3 4 5, ठीक है, बट डिनोमिनेटर में क्या है? अब यहाँ पर 1 के नीचे 2 है, पिछले वाले से क्या रिलेट कर पा रहे हैं? 1 अपॉन 1 प्लस 1 मतलब एक एक्स्ट्रा, बट आगे गड़बड़ हो गया 2 प्लस 1 उस हिसाब से यहाँ पर 3 होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, बट 2 and 5 हो गया, यहाँ पर 3 से 10 हो गया। तो अगर आप इनका रूल पहचानने की कोशिश करें, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, जो 2 है 1 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं, ऐसे 2 मिल जाए। 5 को ध्यान से देखिए तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 मिल जाएगा साथ में। 10 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? 3 का स्क्वायर प्लस 1, क्लियर इतना? ओके, यहाँ पर 4 स्क्वायर प्लस 1 ये भी सही है। फिर यहाँ से क्या करेंगे? 5 स्क्वायर प्लस 1, मतलब रूल ये फॉर्मेट पैटर्न ये इसका कि जितना न्यूमरेटर है उसका स्क्वायर कीजिए और 1 ऐड कीजिए, जितना न्यूमरेटर में उसका स्क्वायर कीजिए और 1 ऐड कीजिए, जितना न्यूमरेटर में उसका स्क्वायर कीजिए और 1 ऐड कीजिए, ऐसे सारे एलिमेंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो पैटर्न मेरे को समझ में आया वो ये है कि a इज इक्वल टू x सच दैट कैसा है x कुछ इस तरह से कि x n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, क्लियर? फिर इससे यहाँ पर n पे रिस्ट्रिक्शन, n आपका बहुत ज्यादा नहीं है, n 5 तक ही गया है, और है क्या है? नेचुरल नंबर है। ठीक है, नेचुरल नंबर को हम लोग कैपिटल n से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपका n जो है वो लेस देन और इक्वल टू 5 नंबर। अब अगर आपको ये ना देगा कि कोई ये देता है, तो जब आप इससे एलिमेंट निकालते हैं ना आपको यही मिलते सेम एलिमेंट। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? ये आपका सेट सॉरी ये आपका लिस्टिंग फॉर्म है और ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो ये एग्जांपल के थ्रू हमने देखा कि सेट बिल्डर फॉर्म और लिस्टिंग फॉर्म में क्या डिफरेंस है। ठीक है, सेट में कुछ चीजें जो नोट करने वाली है कि जब भी हम लोग सेट में कुछ एलिमेंट लिखते हैं 1 2 3 4 और मैंने कोई दूसरा सेट लिखा है यहाँ पर 2 3 1 4, ध्यान से देखें इसमें जितने एलिमेंट और जो भी एलिमेंट वही एलिमेंट इसमें भी,
2 3 1 4। तो ये दोनों सेट अलग अलग नहीं, दोनों सेम हो गए। इसमें ऑर्डर अगर आप ध्यान से देखिए, पहले वन यहाँ, पहला वन यहाँ और यहाँ पर पहला एलिमेंट 2, मतलब इसका ऑर्डर चेंज है। जिस ऑर्डर में ये लिखेंगे उस ऑर्डर में ये नहीं है, तो ऑर्डर सेट पे फर्क नहीं डाला। ठीक है, जैसा सेट है, अगर आपने एलिमेंट यहाँ से वहां कर दिए, आपने उनकी प्लेसेस चेंज कर दी, उससे सेट के सेट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, सेट ज्यों का त्यों रहेंगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, अगर एलिमेंट आपको प्लेस चेंज कर दिया जाए तो उस सेट पर कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज पर। इसके बाद हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट क्या होता है? ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सेट क्या है? टाइप्स ऑफ सेट, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हम लोग सेट देखने वाले हैं कि किस किस तरह के सेट होते हैं। पहला आपका एम्प्टी सेट। कौन सा सेट आया आपका? पहला एम्प्टी सेट। जैसे इसका नाम है वैसे इसका काम भी। एम्प्टी सेट कह रहा है मतलब सेट में एलिमेंट है ही नहीं। एम्प्टी का मतलब क्या होता है? वैकेंट, खाली, मतलब उसमें आपके उस सेट में आपके एलिमेंट है ही नहीं। तो अ सेट इन विच नो एलिमेंट इज प्रेजेंट, वो क्या कहलाएगा? आपका एम्प्टी सेट कहलाएगा। ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय 5। इसको क्या रीड करते हैं? 5 बोलते हैं। सिंपल है ये, एम्प्टी सेट का नोटेशन है, 5 से ही डिनोट करते हैं हम लोग एम्प्टी सेट को। और एम्प्टी सेट को हम लोग नल सेट, वॉइड सेट, ये नाम से भी जानते हैं। आपको इसके अलावा भी ये नाम भी मिलते हैं, तो इसका सेम एलिमेंट, मतलब उस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं यहाँ पर, a इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पर लिखा x such that x is even prime number greater than 3, greater than 3। कैसा पॉसिबल है कि प्राइम भी हो, इवन भी हो और 3 से बड़ा भी हो? एक तो पहली बात, सिर्फ एक ही ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन होता है, दैट इज ओनली 2। बट उसके अलावा कोई और प्राइम नंबर जो इवन हो ऐसा नहीं होता। इसका मतलब, और अगर इसको ध्यान से देखिए कौन सा फॉर्म लिखा हुआ है सेट का, ये आपका लिखा हुआ है सेट वेक्टर फॉर्म। तो ये आपका क्या हो गया? a इक्वल टू 5, मतलब इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं। जब है ही नहीं, क्या शो करने लगा? एम्प्टी सेट शो करने लगा, और इसको हमने क्या लिख दिया? 5। क्लियर है? इसमें बड़ा मेजर कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स का, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे सिर्फ 5 और कई बार ये, इसका मतलब है एम्प्टी। ये सेट का नोटेशन है एक्चुअली, सेट का नोटेशन है 5, बट ये क्या हो गया? आपने इसको सेट बना ही दिया। अब आपने कर्ली ब्रैकेट के अंदर ध्यान से अगर ध्यान दिया, आपने, मैंने पहले ही बताया था कि हम जो भी एलिमेंट लिखते हैं वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर, पर अगर आपको कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ मिल गया तो फिर वो सेट है, और अगर सेट है तो फिर वो एम्प्टी तो है ही नहीं, क्योंकि एम्प्टी के लिए कुछ होना ही नहीं चाहिए। बट इसमें एलिमेंट है 5, तो ये आपका नॉन एम्प्टी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नॉन एम्प्टी। ध्यान दीजिए इस चीज का। तो ये आपका नॉन एम्प्टी सेट है, बट ये आपका एम्प्टी सेट है। ये नॉन एम्प्टी और ये एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट को कई बार हम लोग वैकेंट कर्ली ब्रैकेट से भी डिनोट करते हैं, मतलब कर्ली ब्रैकेट आप बनाते हैं उसके अंदर कुछ और रखते हैं, जाहिर सी बात है क्या होता है? वैकेंट सेट या एम्प्टी सेट। ठीक है, कुछ है ही नहीं इसको। इसके बाद दूसरा टाइप जो आता है आपका, ये हम लोगों ने जब लिया एम्प्टी सेट, इसके बाद आता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट ये क्या होता है? इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें, सिंगलटन सेट, इस पे हम लोग ऐसा सेट, जैसा इसका नाम है सिंगल, ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है। एग्जांपल x such that x is even prime number, even prime number। ठीक है,
तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू एक्स इज इवन प्राइम नंबर, प्राइम भी हो इवन भी हो, अभी अभी बताया मैंने सिर्फ ऐसा टू ही होता है। देखिए इस सेट में कितने एलिमेंट है, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म था और ये आपका क्या हो गया लिस्टिंग फॉर्म। इसमें जब भी हमने जैसे ही हमने एलिमेंट पुट करा तो ये क्या हो गया सिंगल एलिमेंट आया, उसके अलावा कोई और आया नहीं, ए इज इक्वल टू सिंगल टू। ठीक है, तो ये आपका सिंगल सेट हो गया, आसान है सिंगल सेट। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट 3x minus 4 equal to 0 and x belongs to real number। ठीक है, क्या है ये आपका a is equal to x such that 3x minus 4 equal to 0 x belongs to real number। इसको हम लोग belongs बोलते हैं, इस साइन को क्या बोलते हैं belongs। ठीक है, इसको हम लोग belongs बोलते हैं, x belongs to r। अब यहां पर अगर हम लोग देखें a is equal to x such that 3x minus 4 equal to 0, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म लिखा हुआ और ये लिखा हुआ रूल, इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर एलिमेंट आने वाला, तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। या क्या लीनियर इक्वेशन है, क्या है आपकी लीनियर इक्वेशन। तो 3x minus 4 equal to 0, now 3x equal to 4 and we will get x equal to 4/3। x की क्या वैल्यू आ गई 4/3 और 4/3 आपका रियल नंबर है, क्या है आपका रियल नंबर। तो सेट में एलिमेंट आ जाएगा आपका 4/3 और सिर्फ एक ही आएगा एंड दैट इज सिंगलटन सेट। इसको क्या नाम दे देंगे आप लोग सिंगलटन सेट। ठीक है, एक एक पॉइंट को नोट करते चलिएगा, इसको हम लोगों ने नाम दिया सिंगलटन सेट। अच्छा, इसी क्वेश्चन पे अगर मैं ये लिख देता a इज इक्वल टू x सच दैट 3x minus 4 equal to 0 and x belongs to नेचुरल नंबर। वीडियो पॉज कीजिए और थोड़ा देर इसको देखिए क्या है। देखिए इसमें क्या है कि अगर हम इसको सॉल्व करें 3x minus 4 equal to 0, अभी हमने देखा कि x की वैल्यू आती है 4.3, बट वो क्या कह रहा है कि जो x है वो आपका नेचुरल नंबर में होना चाहिए, मतलब जो x वो आपका नेचुरल नंबर से आना चाहिए, और जो 4.3 है वो आपका नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर सारे काउंटिंग नंबर 1 2 3 4, तो ये x इक्वल टू 4.3, तो क्या ये इस सेट पे आएगा, बिल्कुल नहीं। तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 इंक्रीज हो गया, क्या हो गया आपका इंक्रीज, मतलब सॉल्यूशन तो है उसका 3x minus 4 का सॉल्यूशन है, बट वो कह रहा है उसमें वो एलिमेंट आएंगे जो नेचुरल नंबर से भी बिलोंग करते हैं, और इसका सॉल्यूशन ऐसा दोनों पॉसिबल है ही नहीं। ये नेचुरल नंबर और 3 4 का नेचुरल नंबर होता है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एलिमेंट आने से वो आएगा ही नहीं, तो ये आपका क्या बन जाएगा एम्प्टी सेट बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग लिखते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट ये क्या होगा फाइनाइट सेट, इसका नाम है फाइनाइट लिमिटेड, क्या होता है लिमिटेड, मतलब ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट जो लिखे हुए हैं अगर हम उनको काउंट कर पा रहे हैं, मतलब काउंटिंग ऐसी कि एक टाइम बाद इसके सारे एलिमेंट एग्जॉस्ट हो जाए, मतलब एक पॉइंट पर हमें कुछ ऐसा नंबर मिल गया जहां से हम ये बता सकते हैं कि भाई इसमें इतने एलिमेंट हैं। इसमें हम बात करें यहाँ पर a इज इक्वल टू a b c d e f g h i j k l, ऐसे कितने एलिमेंट है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने एलिमेंट है 12। मतलब एक नंबर मुझको ऐसा मिला ना 12 जहां पर इसकी काउंटिंग एग्जॉस्ट हो गई, जहां पर हमने सेट के एलिमेंट काउंट करने के बाद एक ऐसा नंबर पाया ताकि ये बता सकते हैं कि इसमें जो एलिमेंट रखे वो 12 एलिमेंट है। सही कहा, तो यहाँ पर कितने एलिमेंट है 12, तो ये क्या हुआ आपका फाइनाइट सेट हो गया, क्या हो गया फाइनाइट सेट, सिंपल। मतलब अगर ऐसे सेट जिनको हम लोग नेचुरल नंबर के थ्रू लेवलिंग कर पाए या इनको काउंट कर पाए, और काउंटिंग करते समय हमको एक ऐसा नंबर मिला जहां पर सेट के सारे एलिमेंट एग्जॉस्ट हो रहे हैं, और वो ऐसा क्या मिला हमको 12 मिला था। इसमें कितने एलिमेंट है 12 एलिमेंट। ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है फाइनाइट सेट। जैसे और एग्जांपल्स लिए भी यहाँ पर a is equal to x such that x such that x is a prime number, प्राइम नंबर। बताइए अब आप
चलिए इसको देखते हैं। आप लोग ये शेड्यूल का फॉर्म है और ये लिस्टिंग मेथड देखने वाला है। इसमें कौन कौन से एलिमेंट हम लोगों के आएंगे। तो यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि x इज अ प्राइम नंबर, तो यहाँ पर मैं एलिमेंट पुट करना स्टार्ट करूंगा। 2 3 1 नहीं आएगा क्योंकि 1 आपका प्राइम नंबर नहीं होता। तो 2 3 5 7, इसके बाद आपका कौन आ जाएगा, 9 नहीं होता है, 10 11 13 एंड सो ऑन। ढेरों एलिमेंट आए, ऐसा नहीं कि 4 6 एलिमेंट आ गए तो हम लोग रुक जाएंगे। 13 के बाद बहुत सारे एलिमेंट आएंगे। बट क्या अपनी इन सबको लिस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर नहीं कर सकते। और मैंने कहा था कि आप अगर ऐसा कर पा रहे हैं कि एक समय बाद आपकी काउंटिंग रुक जाए, यहाँ पर आप काउंट करते रहे, खत्म ही नहीं होंगे, लिस्ट ही नहीं कर पाएंगे सारे एलिमेंट, काउंट करना तो दूर की बात। तो यहाँ पर हम लोग इसको फाइनाइट सेट नहीं जोड़ेंगे, या आपका फाइनाइट सेट नहीं होगा, नॉट फाइनाइट। तो फिर इसको क्या बोलेंगे, यहीं पर कॉन्सेप्ट आ जाता है इनफाइनाइट सेट का। इनफाइनाइट सेट, ये भी दूसरा टाइप हो गया इनफाइनाइट सेट। मतलब ये इनफाइनाइट सेट है, ये क्या आता है इनफाइनाइट सेट। इसमें कितने एलिमेंट है, इनफाइनाइट एलिमेंट है, काउंट भी नहीं कर सकते। इनफाइनाइट सेट मतलब कोई ऐसा नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा जहां पर इस सेट के सारे एलिमेंट एग्जॉस्ट कर जाए। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने बोल दिया इनफाइनाइट सेट। जो फाइनाइट था उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इनफाइनाइट सेट बोल देते हैं। थोड़ा सिंपल है। यहाँ पर अगर ध्यान दिया तो हमने एलिमेंट काउंट करे थे, और काउंट करने के बाद एक नंबर बताया था। क्या बताया था यहाँ पर, 12 बताया हमने। उसको एक्चुअली बोलते क्या है, सेट की लैंग्वेज में उसको हम लोग कार्डिनलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्डिनलिटी। तो ये जो अगला कॉन्सेप्ट है आपका कार्डिनलिटी। ठीक है, कार्डिनलिटी होता क्या, कार्डिनलिटी की नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट, प्रेजेंट इन द सेट। जितने भी एलिमेंट उसमें प्रेजेंट हैं उन सबको काउंट कीजिए, और वो जो नंबर्स आएगा निकल उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ द सेट बोलते हैं। जैसे इसकी बात करूं मैं, तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, 12। और इसको डिनोट करने का तरीका होता है, ये तो एन ऑफ ए लिख दीजिए इसको, एन ऑफ ए, या जिसे मॉड लिखते हैं। इसको मॉड रीड करते नहीं है यहाँ पर, लेकिन मॉड जैसा ही लिखते हैं यहाँ पर। ये दोनों नोटेशन है किसके, कार्डिनलिटी की। और इसकी कार्डिनलिटी आई कितनी थी सेट की, 12। कितने एलिमेंट थे इसमें, 12। ठीक है, तो कार्डिनलिटी को हम कई बार ऑर्डर भी बोल देते हैं, ऑर्डर ऑफ अ सेट, ऑर्डर ऑफ अ सेट। जैसे आपसे कोई पूछ दे 1 2 5 9, कोई पूछ ही बताइए सेट का ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर कंफ्यूज मत होइएगा, कार्डिनलिटी भी इसकी 4 है और इसका ऑर्डर भी 4 है, दोनों सेम ही चीज है, कार्डिनलिटी और ऑर्डर। तो इसका ऑर्डर कितना है, इसका 4। ठीक है, कई बार ऑर्डर बोल देता है, कई बार कार्डिनलिटी वर्ड यूज कर देता है। तो मैंने यहाँ पर दोनों बता दी कि कार्डिनलिटी और ऑर्डर सेम मीनिंग है दोनों का, और दोनों का मतलब ये है कि आपको उस सेट में कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं। ठीक है, वो आपका बन जाएगा कार्डिनलिटी एंड ऑर्डर। ठीक है, बड़ी बेसिक सी चीज थी मतलब। अच्छा, एम्प्टी सेट हम लोगों ने देखते हैं। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट की कार्डिनलिटी की अगर हम बात करें, एम्प्टी सेट 5, एम्प्टी सेट बोला ही था कि उसमें एलिमेंट होंगे, तो कार्डिनलिटी ऑफ 5 ऑलवेज 0। मतलब एम्प्टी सेट की कार्डिनलिटी हमेशा क्या होने वाली है, 0। और अगर 0 है, क्या 0 फाइनाइट नंबर है, बिल्कुल है। ऐसा तो नहीं 0 को हम लोग पता नहीं कर सकते 0। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं एम्प्टी सेट इज अ फाइनाइट सेट, एम्प्टी सेट इज अ फाइनाइट सेट। क्लियर है इतना, एम्प्टी सेट क्या हो जाएगा, फाइनाइट, क्योंकि इसकी कार्डिनलिटी क्या हो गई आपकी, 0 हो गई। तो इसको हम लोगों ने फाइनाइट सेट बोल दिया। ठीक है, इसके बाद अभी टाइप्स खत्म नहीं हुए, अब इसमें अगला आएगा आपका इक्विवेलेंट का। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट क्या बोलेंगे उसको, इक्विवेलेंट सेट। इस सब सेट की टाइप इक्विवेलेंट कार्डिनलिटी डिस्कस करी थी, कार्डिनलिटी। तो इसके एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कोई दो सेट है आपके पास में, ए और बी। इसमें हमने एलिमेंट लिखे ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, यहाँ पर मैंने कार्डिनलिटी लिखी, सॉरी सेट लिखा मैंने 1 2 3 4 5। ठीक है, इस सेट की कार्डिनलिटी की अगर मैं बात करूं कितनी है, इस सेट की कार्डिनलिटी 5, और इस सेट की कार्डिनलिटी कितनी है आपकी 5। ठीक है, दोनों की कार्डिनलिटी कितनी है 5। तो ऐसे से जिनकी कार्डिनलिटी सेम हो, ऐसे सारे सेट जिनकी कार्डिनलिटी
सेम हो वो आपके कहलाते हैं इक्विवेलेंट सेट। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कार्डिनलिटी सेम हो, एलिमेंट पे मैंने फोकस नहीं किया, एलिमेंट कुछ भी हो उसके, बट जितने इसमें एलिमेंट हो उतने ही एलिमेंट दूसरे सेट में भी होने चाहिए, तो दोनों सेट आपके कहलाते हैं इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, क्योंकि इसी से मिलता जुलते अगला सेट टाइप आने वाला है, दैट इज इक्वल सेट। इक्वल सेट ये क्या होता है? इक्वल सेट कहता है कि अगर आपके पास में कोई दो सेट है, इसकी कार्डिनलिटी कितनी है 3 और इसकी कार्डिनलिटी कितनी है 3, और अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें अगर आप ऑर्डर देखें मिसमैच हो रहा है, बट उससे कोई फर्क पड़ता है नहीं सेट में। इसकी भी कार्डिनलिटी 3, इसकी भी कार्डिनलिटी 3, और इसमें जो एलिमेंट लिखे 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, मतलब जो इसमें एलिमेंट है वो इसमें, जो इसमें वो इसमें, सारे इसमें। अगर ऐसा है दोनों सेट के एलिमेंट सेम भी है और कार्डिनलिटी भी सेम है, तब वो कहलाते हैं हमारे इक्वल सेट। क्या कहलाते हैं? इक्वल सेट। तब हम उनको लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी। ध्यान दीजिएगा, इक्विवेलेंट से कार्डिनलिटी की बात करते हैं हम लोग कि कार्डिनलिटी सेम होनी चाहिए, और इक्वल सेट में कार्डिनलिटी के साथ साथ उनके एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग इक्वल सेट। एक और कंफ्यूजन है बच्चों का, जैसे कई बार बच्चे कहते हैं कि ए इज इक्वल टू, मान लीजिए कोई सेट लिखा हुआ है 1 2 3 और दूसरा सेट लिखा हुआ है 1 2 2 3, उसको कई बार बोल देते हैं कि सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? रीजन देते हैं, ये रिपीट कर रहा है। एक्चुअली में जो सेट है वो कहता है कि आपको एलिमेंट रिपीट करने का कोई मतलब है नहीं। जैसे आपने एलिमेंट रिपीट करे 1 2 2 3, तो ये सेट अभी भी है, ये अभी भी वही सेट है जो ये है, a इक्वल टू 1 2 3, क्योंकि 2 यहाँ पर 2 बार रिपीट हुआ, लेकिन उससे सेट पे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, वो सेट की डेफिनेशन को स्टार्ट नहीं करेगा, ये अभी भी आपका सेट ही है। तो इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू b, दोनों इक्वल सेट है, दोनों सेम सेट है। ठीक है, तो अगर सेट में एलिमेंट रिपीट हो रहा है उससे ये मत कह दीजिएगा कि ये आपका सेट नहीं होगा, नो डाउट वो सेट डेफिनेटली होगा। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसके बाद एक छोटा सा नोट लगा लीजिएगा कि जो इक्विवेलेंट सेट होता है, जो इक्विवेलेंट सेट होते हैं, इक्विवेलेंट सॉरी जो इक्वल सेट होते हैं, इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट, इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट, बट इक्विवेलेंट equivalent sets need not to be equal set। क्या मतलब इसका? मैंने कहा है कि यहाँ पर जो इक्वल सेट होते हैं, इक्वल सेट जो इक्वल सेट होते हैं, इक्वल सेट्स हमेशा इक्विवेलेंट होते हैं, बट इक्विवेलेंट सेट्स नीड नॉट टू बी इक्वल सेट। जरूरी नहीं है कि इक्विवेलेंट है तो वो इक्वल भी हो, बट इक्वल के केस में है कि अगर वो इक्वल है तो इक्विवेलेंट होगा ही होगा। एग्जांपल एबीसी, ये 1 2 3, ध्यान से देखें, ये एन ए इज इक्वल टू 3 और एन बी इज इक्वल टू 3, दोनों की कार्डिनलिटी से फिर इक्विवेलेंट तो हो गए। क्या होगा? ये इक्विवेलेंट हो गए, बट क्या इक्वल है? इक्वल कहता है कि एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, बट ऐसा नहीं, इक्वल नहीं है, ए इज नॉट इक्वल टू बी। बट जो इक्वल होगा, क्योंकि इक्वल के पास दो कंडीशन, कार्डिनलिटी भी सेम होनी चाहिए और एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, बट जो इक्विवेलेंट कहता है वो सिर्फ कार्डिनलिटी की बात करता है कि कार्डिनलिटी बराबर है, तो ये आपका इक्विवेलेंट होगा, इक्वल सेट नहीं होगा। एक नोट है, ध्यान दीजिए इसमें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। ठीक है, इसके आगे के लिए हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे। कुछ स्टैंडर्ड सेट है जिनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर n इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ये स्टैंडर्ड सिंबल है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, जिससे मैंने कई बार यूज किया यहाँ पर नेचुरल नंबर। ठीक है, एन यूज किया, इसके बाद मैंने जेड यूज करा, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ठीक है, जेड प्लस सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स।
सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। इसके बाद यहाँ पर मैं बात करूँ क्यू, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, ठीक है। आर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ठीक है। फिर इसके बाद सी, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन है, नेचुरल नंबर, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, क्यू, रेशनल। ऐसे इसमें हम क्यू प्लस लगा दें तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर बन जाएगा। ऐसे इसमें आर प्लस लगा दें तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर बन जाएगा। आर माइनस लगा दें तो सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर बन जाएगा, ठीक है। और ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ये आप लोग पढ़ेंगे 11th में, आप लोगों के इंट्रोड्यूस हो जाता है कॉम्प्लेक्स, तो हम लोग इसको पढ़ने वाले कॉम्प्लेक्स को अगले चैप्टर में, ठीक है। तो ये थे स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ द सेट। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। इसके बाद और ये जो भी मैंने यहाँ पर पढ़ाया वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है। उसकी टेंशन मत लीजिएगा, बट कोशिश कीजिएगा कि आप नोट्स अपने आप से ही बनाएं, ठीक है, उसको पढ़ते हुए भी। यहाँ पर इतना देखा हम लोगों ने, इसके आगे हम लोग सबसेट, पावर सेट, ठीक है, सुपर सेट, ये सब आने वाला है, वो हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू।